आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रोन रूल 2021। ये आपको डिजिटल स्काई के वेबसाइट पे रेगुलेशंस वाले सेक्शन में नीचे मिल जाएगा। पहला जो पॉइंट है ड्रोन रूल 2021, ये लगता है अभी ओपन नहीं हो रहा है। मैंने ड्रोन ओपन रूल करके रखा हुआ है जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उन्होंने ड्रोन रूल रिलीज करा था तो ये हमारा 25 अगस्त ड्रोन रूल 2021 को, 2021 है। जिसको कहा गया द ड्रोन रूल 2021। तो ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रिलीज करा है 25 अगस्त को किया है, 25 अगस्त 2021 को, और जो द ड्रोन रूल 2021 के नाम से है। इससे पहले जो था वो यूएएस रूल 2018 था, उसको फिर चेंजेस करने के बाद 25 अगस्त 2021 को ये ड्रोन रूल 2021 आ गया। इसमें हम स्टार्ट करते हैं सीधे पार्ट 1। टोटल में बता दूं, इसमें हमारे पास जो 55 रूल्स हैं टोटल, जिसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें पार्ट 1 है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में पहला जो रूल है वो कहा गया शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट जो है, इसमें पहला है कि दीज रूल्स में बी कॉल्ड एज द ड्रोन रूल 2021, कि ये जो रूल है, दीज रूल जो है उनको हम ड्रोन रूल 2021 कहेंगे। उसका दूसरा सेक्शन कहता है कि दे शैल कम इनटू द फोर्स ऑन द डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। मींस यहाँ जो डेट दे रखा है कि 25 अगस्त 2021, इस डेट से जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उस दिन से ये वैलिड है एक तरीके से। उसके बाद हमारा दूसरा रूल है एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो ड्रोन रूल है किस पे एप्लीकेबल है। तो 2 का ए पार्ट है ऑल पर्सन्स ओइंग और पोजेसिंग और इंगेज्ड इन लीजिंग ऑपरेटिंग ट्रांसफरिंग और मेंटेनिंग एन यूएएस इन इंडिया। इसका मतलब जो भी इंडिया में ड्रोन से रिलेटेड काम कर रहा है, ड्रोन रखा है, प्रोसेस किया हुआ है, चाहे लीज कर रहा है, चाहे ऑपरेट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, चाहे मेंटेन कर रहा है, उन पर ये ड्रोन रूल जो है अप्लाई होता है। फिर ऑल यूएएस सिस्टम्स दैट आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, जितने भी हमारे पास यूएएस हैं जो कि रजिस्टर्ड इंडिया में, उन पर ये ड्रोन रूल अप्लाई होता है। ऑल यूएएस दैट आर बीइंग ऑपरेटेड फॉर द टाइम बीइंग इन और ओवर द इंडिया, वो ड्रोन रूल जो कि ऑपरेट हो रहे थे इंडिया में और हो रहे हैं, उन पर ये अप्लाई होता है। उसका सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, मींस रूल 2 का सेकंड पार्ट है द प्रोविजन ऑफ एयरक्राफ्ट रूल 1937। इसको ध्यान रखना है कि जो एयरक्राफ्ट रूल है 1937 में आया था, और जो एयरक्राफ्ट एक्ट है वो 1934 में आया था। तो जो एयरक्राफ्ट रूल 1937 है, शैल नॉट अप्लाई टू अ यूएस एक्सेप्ट इन केस ऑफ यूएस विद मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट ऑफ मोर देन 500 केजीज। इसका मतलब हो गया कि जो हमारे यूएएस है, पहले मतलब ये जो ड्रोन रूल है ये 500 केजी से ऊपर जो लिमिट किया गया है, लार्ज का जो हमारे लार्ज कैटेगरी का जो ड्रोन है उसको लिमिट किया गया है 500 केजीज तक का। तो इसके ऊपर जो रूल 2 का पार्ट 2 है हमारा, तो कहता है द प्रोविजन ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल 1937 शैल नॉट अप्लाई टू यूएस एक्सेप्ट इन केस ऑफ यूएस विद मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट ऑफ मोर देन 500 केजीज। इसका सिंपल सा मतलब है जो हमारा लार्ज कैटेगरी है उसको लिमिट किया गया है 500 केजीज तक। तो इसके ऊपर जो है वो एयरक्राफ्ट रूल 1937 जो है अप्लाई होगा, उससे नीचे वाले पे नहीं होगा। फिर जो 2 का थर्ड पार्ट है वो कहता है दीज रूल शैल नॉट अप्लाई टू यूएस सिस्टम बिलोंग्स टू और यूज्ड बाय द नेवल मिलिट्री और एयरफोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है कि जो हमारा डिफेंस है उन पे ये यूएस रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यूएस रूल किस पे अप्लाई नहीं होता है। जो हमारा डिफेंस है जिसमें नेवी मिलिट्री और एयरफोर्स आ जाते हैं, उन पे ये यूएस रूल अप्लाई नहीं होता है। फिर जो है हमारा थर्ड आता है वो होता है डेफिनेशंस। टोटल 29 डेफिनेशंस दिए गए हैं जो कि हमारे पूरे ड्रोन रूल में यूज हुए हैं। एक तरीके से प्रीलिमिनरी है, तो इसमें जो छोटे छोटे वर्ड दिए गए हैं उसका मतलब क्या हुआ आगे के पूरे रूल्स में, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि 3A जो है वो है एक्ट। एक्ट का मतलब होगा कि जो एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले बताया था कि जो एयरक्राफ्ट एक्ट है वो 1934 में आया था, और जो रूल है हमारा 1937 में आया था। एक्सीडेंट का मतलब मीन्स एनी एक्सीडेंट एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ यूएएस इन विच अ पर्सन इज फेटली और सीरियसली इंजर्ड और वेयर द यूएएस sustain significant damage or goes missing or is completely inaccessible। मतलब एक्सीडेंट मतलब सिंपल सा हो गया कि अगर वो इवेंट या वो ऑकरेंस जिसकी वजह से फेटली और सीरियसली इंजरी होने के चांसेस होते हैं, या फिर जो हमारा यूएएस है वो सिग्निफिकेंट डैमेज दिखाता है, या फिर मिसिंग हो, या फिर कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल हो, तो यूएस रूल या ड्रोन इंडस्ट्री में एक्सीडेंट का मतलब ये होता है। फिर एरोप्लेन 3C जो है वो है एरोप्लेन। इसका मतलब हो गया मीन्स एनी पावर ड्रिवन हैवियर देन एयर। ये टर्म बहुत थोड़ा सा टेक्निकल है कि मीन्स एनी पावर ड्रिवन हैवियर देन एयर एयरक्राफ्ट मशीन deriving support for its lift in flight chiefly from aerodynamic reactions on surfaces which remain fixed under given condition of flight। कहने का मतलब कि ऐसा पावर ड्रिवन एयरक्राफ्ट मशीन जो कि हैवियर हो हवा से, जो कि सपोर्ट करे लिफ्ट को इन फ्लाइट चीफली फ्रॉम एरोडायनेमिक रिएक्शंस। ये भी हम आगे जब बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे और न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो जिस पे ये मैकेनिज्म ये चीजें यूज हो उसको हम एरोप्लेन कहते हैं। फिर आता है 3D। इसमें दिया गया ऑथराइज रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, आरपीटी, ऑथराइज्ड आरपीटीओ कह लीजिए। इसका मतलब हो गया कि मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल फॉर द पर्पस ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर रूल 39। जो रूल 39 है अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। चलिए मैं दिखा देता हूँ रूल 39। रूल 39 है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन, है कि आरपीटी खोलने के लिए कैसे हमें जो प्रोसीजर होता है उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या है, तो वही चीज उसका यूज किया गया है यहाँ पे। कहाँ गया 3D, ठीक है। ऑथराइज्ड आरपीटीओस
इसका मतलब होगा कि वो ऑथराइज आरपीटीओ डायरेक्टर जनरल द्वारा जो ऑथराइज किया गया हो आरपीसी जनरेट करने के लिए, सिंपल सा इसका मतलब है। ऑथराइजिंग टेस्टिंग एंटिटी, जो हमारे ड्रोन है उसको क्वालिटी जो काउंसिल ऑफ इंडिया है वो टेस्ट करती है टाइप सर्टिफिकेशन के लिए, तो उसी को कहा गया है कि ऑथराइज टेस्टिंग एंटिटी की मतलब इसका मतलब एंटिटी ऑथराइज बाय द डायरेक्टर जनरल, जो भी डायरेक्टर जनरल द्वारा ऑथराइज एंटिटी है, और द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, मींस टेस्ट करने के लिए हमारे ड्रोन है यूएस उसको टेस्ट करने के लिए किस चीज़ के लिए, टाइप सर्टिफिकेशन के लिए। फिर आता है एफ 3F, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, मींस एनी कंट्री विच इज फॉर द टाइम बीइंग अ पार्टी टू द कन्वेंशन ऑफ इकाओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन था, कॉन्क्लूडेड एट शिकागो ऑन 7 दिसंबर 1944। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में एक कन्वेंशन हुआ था, जब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, तो उसमें 193 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहा गया है। फिर आता है 3G, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, इसका तो आपने देखा ही है, डीएसपी जो जिसपे से ड्रोन रूल मिला है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होस्टेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर द वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ यूएएस एक्टिविटीज इन इंडिया। ओके, इसका मतलब समझिए आपकी डायरेक्टर जनरल ने ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जो इंडिया में ड्रोन से रिलेटेड सारे चीज़ को मैनेज करने के लिए। फिर आता है 3H जो है हमारा डायरेक्टर जनरल, ये जो हमारे डीजी हैं उनके बारे में दिया गया, मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसी में जो डायरेक्टर जनरल है अपॉइंट किए जाते हैं अंडर द सेक्शन 4A ऑफ द एक्ट। यहाँ एक्ट का मतलब फिर से वही एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, तो इस एक्ट में जो सेक्शन 4A है उनके द्वारा जो डायरेक्टर जनरल डीजीसी में अपॉइंट किए जाते हैं। फिर आता है हमारा 3I का हो गया ड्रोन, ड्रोन का मतलब होता है मीन्स अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, सिंपल सा मतलब है, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज ड्रोन, इसका मतलब होता है कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। फिर आता है हमारा 3J, DAN, इसको शॉर्ट में कहते हैं ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर। ओके, DAN और UIN में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो मैं बता दूं पहले UIN हमारा आगे दिया हुआ है, बता दो पहले DAN हम देख लेते हैं, ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर। इसका मतलब हो गया कि एक यूनिक नंबर जो है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे ड्रोन को दिया जाता है, लेकिन कब दिया गया था, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम के तहत जो हमें यूनिक नंबर प्रोवाइड हुआ है उसको हम ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर कहते हैं। और UIN जो होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसी में आगे दिया हुआ है। जियो फेंसिंग हो गया कि रेस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ यूएएस विद इन अ डिफाइंड एयर स्पेस। जियो फेंसिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारा जो ड्रोन है उसमें एक बाउंड्री को लिमिट कर दिया जाता है कि ताकि हमारा जो ड्रोन है वो उस बाउंड्री को क्रॉस ना करे, उसी को जियो फेंसिंग कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा 3L जो है हमारे जोन्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें हमारे आते हैं ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। तो ग्रीन जोन जो है इसमें तो काफ़ी बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो मैं सिंपल से बता दूं कि सपोज करिए आपके सिटी में कोई ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, वहां से जब डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो 12 किलोमीटर के बाद आपका ग्रीन जोन शुरू हो जाता है। मीन्स जो भी आपके है, ग्रीन जोन मीन्स द एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशन अबव द लैंड और टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। यहाँ तक आपको कॉन्स्टेंट याद रखना पड़ेगा कि मीन्स द एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशन अबव द लैंड, लैंड पे ऊपर अबव द लैंड और टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया अप टू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 400 फीट, 400 फीट या 120 मीटर, ठीक है, इतना मान के चलिए, ठीक है। तो बताता हूँ 12 किलोमीटर के बाद आप 400 फीट तक ड्रोन आराम से उड़ा सकते हैं, ये ग्रीन जोन का डेफिनेशन है। टेक्निकली देखा जाए जो ग्रीन जोन है वो हमारा येलो जोन से भी स्टार्ट होता है। तो पहले मैं येलो जोन बता दूं क्या होता है, कि येलो जोन होता है कि आपके फिर से वही ऑपरेशनल जो एयरपोर्ट है, ठीक है, वहां से 8 से 12 किलोमीटर मीन्स 8 to 12 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो हमारा जो है आउटर येलो जोन में आता है, और इसको जो है हम 200 फीट तक या फिर 60 मीटर तक ड्रोन उड़ा सकते हैं। इसके ऊपर जाते हैं तो फिर हमें परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, एडीसी से परमिशन लेना पड़ता है। तो 8 से 12 किलोमीटर तक, 200 फीट तक हम या फिर 60 मीटर तक हम लोग ड्रोन उड़ा सकते हैं, उसके ऊपर गए तो एडीसी से परमिशन। और जो इनर येलो जोन होता है वो होता है हमारा 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक, इसमें नहीं दिया है, वो हमारा येलो इनर येलो जोन में आता है, मीन्स 5 किलोमीटर टू 8 किलोमीटर जो जोन है हमारा वो हमारा इनर येलो जोन है, इसमें हमें एडीसी से परमिशन चाहिए होता है। फिर जो हमारा रेड जोन आता है इसमें ये पूरा ही प्रोहिबिटेड होता है, इसमें हमें एडीसी से सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। ये ऑपरेशनल एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस लिया गया है, तो ऑपरेशनल एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर तक हमारा रेड जोन, 5 to 8 इनर येलो जोन, 8 to 12 आउटर येलो जोन और 12 के बाहर हमारा ग्रीन जोन। उसके बाद आता है हमारा एम, मतलब 3M, हाइब्रिड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। हाइब्रिड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है कि मीन्स अ हैवियर देन एयर यूएएस, सॉरी, हैवियर देन एयर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट capable of vertical takeoff and landing which depend principally on power driven lift device or engine thrust for the lift during the flight regime and a non-rotating airfoil for lifting during horizontal flight। मैं बता दूं हाइब्रिड यूएएस जो है हमारा मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, इसका मतलब हो गया कि ऐसा ड्रोन जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की फैसिलिटी हो, यानी मतलब वो अपने एक ही पोजीशन से वर्टिकली टेक ऑफ कर सके ऊपर साइड में, बट आगे बढ़ने के लिए वो पीछे लगे अपने मोटर पे थ्रस्ट के थ्रू फिर वो मूव करे, मींस फिक्स्ड विंग भी हो और रोटरक्राफ्ट भी हो, ऐसे ड्रोन्स को हाइब्रिड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कहा जाता है। तो इसमें जिसमें दोनों का फीचर हो, फिक्स्ड विंग का भी और रोटरक्राफ्ट का भी, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। फिर आता हमारा आता है 3N,
3N होता है मॉडल रिमोटली एयरक्राफ्ट सिस्टम। सिंपल सा इसका मतलब होता है कि ऐसा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो कि 25 किलो तक का हो, जिसकी लिमिट 25 किलो तक की हो मैक्सिमम, और सिर्फ यूज़ किया जा सके एजुकेशनल, रिसर्च, डिज़ाइन, टेस्टिंग और रिक्रिएशनल पर्पस के लिए। तो वो ड्रोन जो सिर्फ 25 किलो का हो, जिसे सिर्फ हम एजुकेशनल, रिसर्च, डिज़ाइन, टेस्टिंग और रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकें, और जो सिर्फ और सिर्फ विजुअल लाइन ऑफ साइट में ही यूज़ हो, उसको मॉडल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट कहते हैं, या फिर सिंपल मॉडल एयरक्राफ्ट, सॉरी मॉडल आरपास। 3O मीन्स 3O जो है फिर से ऑपरेटर आ गया। ऑपरेटर मतलब हो गया कि वो पर्सन जो पायलट को कमांड दे कि ड्रोन कैसे कंट्रोल करना है, उसको ऑपरेटर कहा जाता है। फिर P से पर्सन, 3P में P से पर्सन, विच इंक्लूड एन इंडिविजुअल, मतलब पर्सन मतलब हो गया कि एन इंडिविजुअल भी हो सकता है, या कंपनी भी हो सकती है, या फर्म हो सकता है, कोई एसोसिएशन हो सकता है किसी पर्सन का, अ बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, अ लोकल अथॉरिटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी लीगल एंटिटी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इन सबको जो है उसको पर्सन कंसिडर किया गया है। फिर आता है 3Q। 3Q में प्रोटोटाइप यूएएस। प्रोटोटाइप यूएएस होता है वो हमारा होता है कि जो कि सिस्टम बनाया गया है टाइप सर्टिफिकेट पाने के लिए। तो सिंपल सा मतलब होगा कि मीन्स एंड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया हो, और जो कि टाइप सर्टिफिकेट के लिए ऑब्टेन करने के लिए रेडी हो, उसको प्रोटोटाइप यूएस कहा गया है। फिर आता है हमारा आर मतलब 3R, QCI। QCI है हमारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हमारी ऑटोनॉमस बॉडी है, सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो सेटअप की गई है जॉइंटली विद द इंडियन इंडस्ट्रीज इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट नेशनल अक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर एंड प्रमोट क्वालिटी। क्या मतलब QCI जो है हमारे इंडिया में बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि हमारी क्वालिटी टेस्ट करती है किसी भी चीज़ का, तो वो हो गया हमारी QCI। फिर आता है S जो है हमारा हो गया रिमोट पायलट, मीन्स एन इंडिविजुअल चार्ज बाय द ऑपरेटर, जैसे कि मैंने बताया जो ऑपरेटर है हमारा चार्ज बाय द ऑपरेटर विद द ड्यूटीज, मीन्स जैसा ऑपरेटर ड्यूटी लगाएगा एसेंशियल टू द ऑपरेशन ऑफ UA मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, एंड हु मैनिपुलेट फ्लाइट कंट्रोलर कंट्रोल्स एज अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग द फ्लाइट टाइम। मतलब पायलट जिसके लिए आप ये पूरा पढ़ रहे हैं ड्रोन पायलट के लिए, ये वही है जो ऑपरेटर कहेगा जैसे ड्यूटी देगा एसेंशियली, उस तरीके से जो पायलट है वो अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को मैनिपुलेट करेगा, जो उसकी फ्लाइट कंट्रोलर है उसको मैनिपुलेट करेगा ड्यूरिंग द फ्लाइट टाइम। रिमोट पायलट लाइसेंस, सॉरी रिमोट पायलट लाइसेंस RPC मीन्स द लाइसेंस इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल द्वारा जो हमें लाइसेंस मिलता है इंडिविजुअल अंडर द रूल 34, जो रूल 34 है उसके अंडर जो हमें डायरेक्टर जनरल द्वारा लाइसेंस इशू किया जाता है उसको रिमोट पायलट लाइसेंस कहते हैं। फिर हमारा आता है 3 का U आर रिमोट पायलट स्टेशन। रिमोट पायलट स्टेशन जो है द कंपोनेंट of the remotely piloted aircraft system containing the equipment used to pilot the remotely piloted aircraft। कहने का मतलब जो हमारा रिमोट पायलट स्टेशन वो हो गया कि पायलट जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो कंटेन रखता है अपने पास इक्विपमेंट्स यूज टू पायलट द रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट, जो हमारा ड्रोन को उड़ाने के लिए यूज किया जाता है उस चीज़ को हम रिमोटली पायलट स्टेशन कहते हैं। फिर हमारा आता है 3 का V रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट मीन्स एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट दैट इज पायलटेड फ्रॉम अ रिमोट पायलट स्टेशन। वो एयरक्राफ्ट जो कि पायलट किया जाता है रिमोट पायलट स्टेशन से उसको रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट कहते हैं। फिर आता है रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम जिसको RPAS शॉर्ट में कहते हैं, ये बहुत बार यूज होगा आगे। ये हमारा 3W है। 3W हो गया रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, इसका मतलब है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट मींस ऐसा एयरक्राफ्ट जो रिमोटली पायलटेड हो। इट्स एसोसिएटेड विद रिमोट पायलट जो कि ऊपर की डेफिनेशन में रिमोट पायलट स्टेशन, द रिक्वायर्ड कमांड एंड कंट्रोल लिंक एंड एनी अदर कंपोनेंट एज स्पेसिफाइड इन द टाइप डिजाइन। टाइप डिजाइन जो होता है टाइप सर्टिफिकेशन में जैसा भी दिया गया होगा कि कौन सा कंपोनेंट उस एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए यूज किया गया है, कौन सा कंट्रोल लिंक यूज किया गया है उसको कमांड करने के लिए, उसको आरपास कहा जाता है। आरपास या रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। फिर हमारा आता है 3X जिसको रोटरक्राफ्ट कहा जाता है। सिंपल से है मतलब कि मीन्स हैवियर देन एयर एयरक्राफ्ट सपोर्टेड इन फ्लाइट बाय द रिएक्शन ऑफ एयर ऑन वन और मोर पावर ड्रिवन रोटर्स। एक या एक से ज़्यादा पावर ड्रिवन जो रोटर्स हैं उनके द्वारा जो रिएक्शन दिया जाता है, सॉरी मीन्स हैवियर देन एयर सपोर्टेड इन फ्लाइट बाय द रिएक्शन ऑफ द एयर। या जब ये रिएक्शन बाय द एयर जो है उसका मतलब जो हम बर्नौलीज थ्योरम का जो पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ उसी से रिलेटेड जैसे एयरक्राफ्ट के डेफिनेशन में दिया था और वैसे ही रोटरक्राफ्ट में भी है। उसमें डिफरेंस ये है कि वन और मोर पावर ड्रिवन रोटर्स यूज करते हैं वर्टिकल एक्सिस के लिए, एक्सिस में उसको मूव करने के लिए। फिर हमारा था टाइप सर्टिफिकेट। ये पूरा हमारा टाइप सर्टिफिकेट जो हमारा अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो पूरा इस पे ही डिपेंड है टाइप सर्टिफिकेट। इसका मतलब हो गया कि मींस अ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल और अदर एनी अदर एंटिटी ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल। या तो डायरेक्टर जनरल इशू करेंगे या तो जो डायरेक्टर जनरल किसी को ऑथराइज करा है, किसी एंटिटी को जिसको ऑथराइज करा है वो इशू करेगा टाइप सर्टिफिकेट। तो जो सर्टिफाइड यूएस है ऑफ स्पेसिफिक टाइप मीट विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड अंडर दीज रूल्स, कि अभी आगे हम रूल्स पढ़ेंगे किस कैटेगरी का है, किस सब कैटेगरी का है, कौन से क्लासिफिकेशन का है, तो इस सब चीज़ के लिए टाइप सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, काफी कुछ होता है उसके अंदर। तो ये टाइप सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं वो डायरेक्टर जनरल करते हैं या फिर कोई ऐसी एंटिटी जो कि डायरेक्टर जनरल द्वारा ऑथराइज की गई हो टाइप सर्टिफिकेशन के लिए।
फिर जो हमारा आता है 3Z, 3Z जो है वो है टाइप ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, मीन्स ऑल द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ऑफ द सेम बेसिक डिजाइन इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन देयर टू एक्सेप्ट दोज मॉडिफिकेशन विच रिजल्ट इन चेंज इन हैंडलिंग और फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब टाइप्स ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में ही दिया हुआ है, ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि कितने टाइप के हमारे, किस कैटेगरी के, किस सब कैटेगरी के और किस क्लासिफिकेशन के हमारे ड्रोन्स होते हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये हमारा। फिर हमारा आता है ZA, कहने होता है 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 26 के बाद हमारा हो गया 27th। 3 का ZA जो दिया है वो है UIN, ऊपर दिया था DAN, अब यहाँ पे आ गया UIN। DAN जो था कि वो जो वॉलंटरी स्कीम के तहत हम जब जो हमारा यूनिक नंबर प्रोवाइड किया गया है उसको ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर कहते हैं, बट UIN जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो हम हर ड्रोन के रजिस्ट्रेशन के थ्रू जब हम रजिस्टर करते हैं तो एक नंबर प्रोवाइड होता है, उसको हम UIN कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक ड्रोन का एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अब नंबर प्लेट समझ लीजिए, जैसे जो बाइक या कार या गाड़ियों के जो नंबर प्लेट होते हैं, वैसे ही ड्रोन का भी नंबर प्लेट निकालने का सिस्टम है जिसको हम UIN कहते हैं। फिर आता है ZB, Unmanned Aircraft System, UAS, means an aircraft that can operate autonomously or can be operated remotely without a pilot on board। कहना का मतलब हो गया कि मीन्स ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि ऑटोनोमसली ऑपरेट हो, मीन्स ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो, या फिर ऑपरेटेड रिमोटली, रिमोट के द्वारा ऑपरेट हो, विदाउट अ पायलट ऑन बोर्ड, मीन्स पायलट जो है उस पर ऑन बोर्ड ना हो, उसको हम अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम कहते हैं। जो हमारा लास्ट है वो है हमारा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक अलग ही इसका पार्ट है, ये शायद पार्ट 9 में आता है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से दिया गया है कि एक, जैसे अब हमारे ATC जो है वो हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग करता है, वैसे ही ड्रोन के इंडस्ट्री में भी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लाने का प्लान है। तो उसी के बारे में बताया गया कि सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ ट्रैफिक मैनेजमेंट फॉर सेफ एंड एक्सपीडियस फ्लो ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ट्रैफिक एंड अवॉइड कोलिजन बिटवीन द मैन्ड एंड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, मीन्स अनमैन्ड जो हमारा एयरप्लेन हो गया उसके और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो हमारा ड्रोन है उनके बीच में कोलिजन होने से बचाना, उसको मैनेज करना थ्रू अ कोलैबोरेटिव इंटीग्रेशन ऑफ पर्सन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटी एंड सर्विसेज। तो इस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, अभी इस पे काम चल रहा है। तो पार्ट 1 का हमारा लास्ट पॉइंट आता है the word and the expression used herein but not defined and defined in the Aircraft Act 1934 or in the Aircraft Rule 1937 shall have the same meaning as assigned to them in the said act or the rule। कहने मतलब ये जो रूल्स हैं, नाम लिए गए हैं, जो भी इसमें से टेक्निक, जो भी इसमें से वर्ड यूज किए गए हैं, वो यहाँ पे एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन जो है यूज तो किया गया है, जो यूज कहाँ से किया गया, वो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में यूज किया गया है, वहाँ से यूज किया गया, और 19 एयरक्राफ्ट रूल 1937 से यूज किया गया, तो उनका मतलब जो है वो सेम है। यही यहाँ हमारा था पार्ट 1 ऑफ ड्रोन रूल 2021। तो हाँ, एक समरी निकाल लेते हैं कि पार्ट 1 जो है हमारा होता है प्रिलिमिनरी, जिसमें 3 रूल हैं। पहला हमारा शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, दूसरा है एप्लीकेशन, किस पे ड्रोन एप्लीकेबल है, किस पे नहीं है, और तीसरा है हमारे डेफिनेशंस, जिसमें 29 डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन था पार्ट 1 का। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।